नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रूस से आए एक आह्वान पर चर्चा करने के लिए कि साथियों एक हो जाओ। हम सब ने मिलकर के देख लिया है कि ट्रंप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से संदेश आया है इनके खिलाफ एकजुट होने का। आप कहेंगे ये तो सर सीधा सीधा बात हो गई है, मतलब क्या हम अपना नाटो वाटो बना रहे हैं क्या? चर्चा क्या है? मतलब ये कोई इतनी बड़ी खबर है तो फिर अब तक हमको सुनाई क्यों नहीं दी है? क्या वाकई में कोई तगड़ी चीज बन रही है क्या? पेशेंस रखो, सारी बातें डिटेल से बताएंगे। बताते समय यह भी बताएंगे कि हम सबने पहले भी कई बार ऐसा प्रयास किया है या फिर यह पहली बार हो रहा है। हम यह भी बताएंगे कि अमेरिका इन प्रयासों को अगर सुन लेगा तो क्या करेगा, या पर कभी हमने पहले चर्चाएं की हैं तो हम लोगों को कैसे धमकाया है। सारी बातें आज के सेशन में चर्चा होंगी। सेशन में चर्चा होगी कि फिर से समय आ गया है कि भारत, चाइना और रूस तीनों मिलकर के RIC, रशिया इंडिया चाइना का ट्राइका बना लें और इस ट्राइका को पुनर्जीवित करें। यह चर्चा अचानक बाहर कहां से आ गई? आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा होनी है। असल मायने में हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि मॉस्को जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जिंदा करने के लिए रूस इंडिया चाइना के ट्राइका फॉर्मेट को। अब मॉस्को जिंदा करने के लिए मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ मर गया था क्या पहले, जो अचानक जिंदा करने की बात आ रही है? कुछ ऐसा था क्या जो हमें पता ही नहीं चला, जो मरा गया था? जी हां, कुछ ऐसा ही था। असल में रूस, चाइना और इंडिया ने पहले भी इस तरह का प्रयास किया है कि हम लोग सब अमेरिका के सताए हुए हैं। अमेरिका ही भारत और चीन को लड़ाता है, हमको यह समझ में आ जाना चाहिए। और जब ये समझ में आ जाता है तो हमें अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। और इस एकजुट होकर के तीनों देश अगर एकजुट हो जाएंगे तो अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस बड़े नुकसान पहुंचाने को ही हम ट्रॉयका कहते हैं। ट्रॉयका असल में किसी घटना का नाम नहीं है। ट्रॉयका असल मायने में एक शब्द है जो कि यूज किया जाता है इस तिकड़ी के लिए, 3 घोड़ों की घोड़ा गाड़ी के लिए। ट्रॉयका शब्द का सही पर्पज है कि एक गाड़ी जिसे 3 लोग खींच रहे हो। अब 3 घोड़े खींच रहे हो तो रूस में से ट्रॉयका कहा जाता है। हम 3 देश मिलकर के एक ऐसे रिलेशन को खींचे जो अमेरिका को चुनौती दे। यही चाहत इस समय मॉस्को की है, बोले तो रूस की है। रूस की यह खबर 29 मई की शाम की है, जिसमें मॉस्को ने अपनी तरफ से इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वापस से इसे जिंदा करिए ना। तो अब आपके दिमाग में इसका इतिहास आएगा कि मर कब गया था जिसे जिंदा करना पड़ रहा है। सारी जानकारी आज के सेशन में आपको विस्तार से देंगे, क्योंकि ट्रॉयका इस बार फिर से खबर में है। भारत, चाइना और रूस तीनों के मिलकर के एक साथ होने की ये जो घटना है, ये पहले कब हुई थी, अब उस कहानी को जानते हैं। बात है साथियों वर्ष 1990 के दशक की। तब रूस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे येवजेनी प्रामाकोव। येवजेनी प्रामाकोव पुतिन से जस्ट एक पहले वाले थे, मतलब एक छोड़कर पहले वाले थे। येवजेनी प्रामाकोव नाम के जो प्रधानमंत्री थे वो 1988 के अंदर रूस के प्रधानमंत्री बने थे। असल में रूस का जन्म 1991 में ही हुआ है, यानी रूस नामक देश 1991 में बना है। आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या बात कर रहे हो सर? मैं सच बोल रहा हूं। उससे पहले रूस ना होकर सोवियत संघ हुआ करता था, जिसे USSR कहा करते थे। USSR 1991 में 15 देशों में टूटा, उनमें से एक देश का नाम था रूस। ये जो बाकी देश हैं 15, उन्हीं में से आप सेंट्रल एशिया के कंट्री कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनके नाम सुनते हैं। ऐसे ही यूक्रेन का नाम सुनते हैं, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, इन सब के नाम सुनते हैं। ये सब कभी 1991 तक USSR हुआ करते थे। 1991 का दशक ऐसा था, या कहिए तो 1990 का दशक ऐसा था जिस समय हम तीनों देशों के साथ कुछ बड़ा बुरा हुआ था। बड़ा बुरा हुआ था से क्या मतलब है? 1990 के जस्ट बाद 91 में अमेरिकी प्रभाव के चलते USSR 15 देशों में टूटा था। भारत इतना गरीब हो गया था कि गोल्ड यूके में गिरवी रखना पड़ा था, जिसके चलते 91 में हमें अपनी नीतियां बदल करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली नीति, जो अमेरिका बेस्ड नीति थी, IMF के प्रभाव वाली नीति थी, वो अपनानी पड़ी थी। और चाइना में उस समय तियानमेन स्क्वायर के अंदर एक घटना हुई थी। एक तरह से कहिए कि लोकतंत्र के नाम का प्रयास हुआ था, जिसको भड़काया अमेरिका ने था, ऐसा चाइना कहता है। और चाइना के अंदर एक बड़ा बवाल कटा था।
तीनों देशों के लिए वो घटना या फिर वो समय अपने आप में बहुत ही लो टाइम में काउंट किया जाता है। हमारे देश का सोना गिरवी हो जाना, जिंदा रखने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को जगह जगह जाकर अपनी बातें रखना पड़ रहा था कि भाई साहब कुछ दिन के लिए हमारे देश की मदद करिए। कुछ वैसी स्थिति हमारी उस समय पर आई थी। उस समय के ही काल के प्रधानमंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव। हालांकि भारत ने 1991 से 98 के बीच में बढ़िया रिवाइव कर लिया था। इस बीच में पोखरण परीक्षण भी हो गया था। भारत तेजी से उठना शुरू हो गया था एलपीजी रिफॉर्म्स के आते ही। लेकिन हां, यह दशक ऐसा दशक है जिसे लोग लो पीरियड में काउंट करते हैं। रूस ने चूंकि 91 में अमेरिका से मात खाई थी, सोवियत रूस टूट गया था। सोवियत रूस का टूटना कोल्ड वॉर के अंदर, जो कोल्ड वॉर हुई थी अमेरिका के बीच में और सोवियत रूस के बीच में, उसमें सोवियत रूस के हारने की तरह कंसीडर किया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद में जब अमेरिका और सोवियत रूस में यह बहस छिड़ी कि किसकी नीतियां ज्यादा प्रभावी हैं या किसका सिक्का ज्यादा चलता है, तो अमेरिका का कैपिटलिज्म ज्यादा जीत कर आया और सोवियत रूस का साम्यवाद हार गया। परिणाम स्वरूप 1991 के बाद स्वतंत्र रूप से साम्यवाद का नाम लेवा कोई नहीं बचा। एक लाइन में यह कहा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उस दौर में इन्होंने उस दर्द से गुजरते हुए कि चूंकि हम टूट तो गए हैं, अब चलो एक साथ एकजुट करने का प्रयास करते हैं अपने जैसे अमेरिका के डसे हुए देशों को। अमेरिका के डसे हुए देशों में नाम चीन का था और भारत का था। इनको एक करने के लिए रशिया जुट पड़ा और उसी समय पर इन प्रधानमंत्री द्वारा RIC का प्लान किया गया। ये जो प्रधानमंत्री हैं, इनके जस्ट बाद में फिर सरगेई स्टेपशिन आए थे। वो 1999 के अंदर ही कुछ समय के लिए रहे और फिर 1999 ऑनवर्ड्स ही व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री बन गए थे रूस के। फिर इन्होंने पद नाम बदल के अपना राष्ट्रपति कर लिया, कार्यकाल को एक्सटेंड कर लिया, संविधान में परिवर्तन कर लिया। आज राष्ट्रपति हैं पुतिन, ठीक है। पहले ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि रूस में प्रधानमंत्री का पद पावरफुल पद माना जाता था एक टाइम पर। इन प्रधानमंत्री महोदय ने भारत की भी यात्रा की थी। उस यात्रा में अटल जी के साथ में आप इन्हें 1998 में देख सकते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हुए प्रिमाकोव जो हैं वो रूस, इंडिया, चाइना का एक फोरम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें लाइन लिखी गई है, यूएस हेजीमोनी को काउंटर करने के लिए, अमेरिकी वर्चस्व को काउंटर करने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि रूस, इंडिया, चाइना की एक तिकड़ी बना सकते हैं। तो क्या यह 1998 में ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। तीनों देश एक सहमति से आए कि चलो हम मिलकर के अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन बनाते हैं। लेकिन अमेरिका के खिलाफ गठबंधन बनाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि असल में व्यापार उसी से करना है, साथ में डॉलर उसी का चलना है। दुनिया का 60% से अधिक व्यापार डॉलर में होता है। ऐसे में उसके बिना चलना मुश्किल है। लेकिन हां, फिर भी हम समझे कि हमारा दुश्मन कौन है, इस बात को लेकर के सबके बीच में बैठक हुई। तीनों देशों ने अपने स्तर पर बातचीत की। क्या ये बैठकें बाद में भी चली? बिल्कुल चली। आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी ये तस्वीर देख सकते हैं। यह वर्ष 2006 की तस्वीर है, जब ये ट्रॉयका के तीनों लीडर्स, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उधर से व्लादिमीर पुतिन थे और साथ में चाइना की तरफ से हु जिनताओ नाम के जो प्रधानमंत्री थे वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी राष्ट्र अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। ठीक है साहब, तीनों मिले। तो क्या ऐसा था कि 2006 में ही मिले? ऐसा नहीं है। 1998 के बाद में 20 बार अब तक तीनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अलग अलग स्तर पर मिल चुके हैं। या तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर मिल चुके हैं, विदेश मंत्री स्तर पर मिल चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पर मिल चुके हैं। तीनों देशों ने आपस में बातचीत जारी रखी है। 1998 से आप 2025 में हैं, 27 साल का कालखंड बीत चुका है। ऐसे में 20 बार मिलना और 7 बार ना मिलना, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इन 7 बार में वर्ष 2020 से लेकर 25 के बीच का जो ये 5 साल है ना, ये डेड पीरियड है। असल में 5 साल से हम तीनों लोग एक साथ नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि चीन ने जो गलवान वैली इंसिडेंट किया था उसके बाद भारत ने ट्रॉयका से किनारा कर लिया था। और ट्रॉयका से किनारा करना और अमेरिका द्वारा उसी समय हमें दाना डालकर क्वाड के लिए बुला लेना कि चले आओ हम मिलकर के क्वाड बनाएंगे,
आप इन 3 के चक्कर में नहीं, हम 4 के चक्कर में रहो, मिलकर कुछ बढ़िया करते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका क्वाड बनाते हैं, हम चाइना को पछाड़ेंगे। इन लोगों ने आपको गलवान में दिक्कत खड़ी की है, हम इसको पछाड़ेंगे। अमेरिका की जो चाहत थी वो असल में ट्राइका से छिड़कर ही बनी थी, क्योंकि ट्राइका बना इसीलिए था कि हमें अमेरिका को काउंटर करना है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सर्गेई लेवरोव, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और ये जो क्या नाम है इनका, वांग वी, ये चाइनीज विदेश मंत्री, इन तीनों को आप एक साथ देख सकते हैं। इनके बीच में कई मंचों पर पहले भी मुलाकात हुई है। ये कुछ मैं आर्काइव्स दिखा रहा हूं, वर्ष 2015 की ये कटिंग दिखा रहा हूं, जब तीनों के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत कब कब अटकी? पहली बार अटकी वर्ष 2017 में, जब भूटान के डोकलाम में चीन के द्वारा हमारे इस चिकन नेक को बाधित करने के लिए प्रयास किया गया था। उस समय पर जैसे ही ड्रैगन ने यहां पर पांव पसारा, भारत और चीन के संबंधों में खटास आ गई थी। भारत और चीन के संबंध में खटास आई, ट्रोइका की बातचीत तभी सबसे पहली बार रुकी। डोकलाम मामला चला, दोनों की सेनाएं आमने सामने आई, लेकिन दिसंबर 2017 तक फिर से सब कुछ सामान्य हो गया था। दोनों के बीच सामान्य हुआ तो फिर 2018 में फिर से ट्रोइका की बैठक हुई। 2018 में बातचीत चलने लगी, इसी बीच में फिर 2020 का गलवान स्टैंड ऑफ आ गया। गलवान वैली में जो हालात हुए, उसके चलते भारत में चीन के खिलाफ बायकॉट के नारे लगने लगे। अब इस बायकॉट के नारे को चीन ने कैसे लिया, यह समझने की बात है। गलवान में जो घटना घटी, उस घटना के बाद में भारत में जो चीन विरोधी माहौल बना, बोले इस विरोधी माहौल को बनाने वाला असल में अमेरिका था। अमेरिका कैसे था? बोले अमेरिका के द्वारा मीडिया पर जबरदस्त कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, यह बात सच भी है। भारत में कोई चीनी अखबार नहीं आता है। ग्लोबल टाइम्स भी भारत में अब बैन कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पाकिस्तान प्रेम देखकर हमने उसको रोक दिया है। लेकिन असल मायने में चीन के अंदर मंदारिन लिखी जाती है और वही पढ़ी जाती है, और उसी से सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं। दुनिया भर के लिए वो लोग चाइना का अखबार ग्लोबल टाइम्स चलाते हैं, जिसे पढ़ो और चाइना में क्या चल रहा है उनके नजर से देखो। लेकिन अमेरिका का जो अंग्रेजी नेटवर्क है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, CNN हो, ये सब देश भर में दुनिया भर की खबरें लाकर डालते हैं। आज हमारी देश की बहुत सारी मीडिया हाउसेस इनके साथ जुड़कर काम करती हैं और उन्हीं का नैरेटिव होता है जिसको चलाया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया पर अमेरिका का जबरदस्त कंट्रोल है। उसी के मीडिया हाउसेस हैं जो पूरी तरह दुनिया में फैले हुए हैं। तो वो जो भी खबर फैलाते हैं उसी का ट्रांसलेशन होकर अंदर तक चला जाता है। उन खबरों के क्रम में ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि भारत जिसे वो हाथी से रिप्रेजेंट करता है, चीन जिसे पांडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको लड़ाने वाला जो जोकर है वो अमेरिका है। यही असल में इन दोनों को झगड़ाता है, इन दोनों के बीच में दिक्कतें पैदा करता है। अच्छा, चाइना के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स भी छपना शुरू हुई कि असल मायने में बायकॉट चाइना को प्रमोट कौन करवा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका का ही नाम निकल कर आया कि भारत के अंदर बायकॉट चाइना ट्रेंड चलाने वाला और कोई नहीं, असल मायने में वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका में उस दौर के अंदर ट्रंप का शासन चल रहा था। ऐसे में ट्रंप ने उस दौर में भी भारत और चीन के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव रखा था, जैसे वो हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रख चुके थे। मध्यस्थता का क्रेडिट ही खा गए इस बार। तो भारत और चीन के बीच में गलवान के समय पर भी उन्होंने ऐसे ही कि मैं आप दोनों के बीच शांति ला सकता हूं। भारत ने शांति क्यों नहीं मांगी? क्योंकि हमें पता था कि तुम एक साथ हम दोनों देशों के ऊपर चढ़कर बैठ जाओगे और अपने आप को हम दोनों से ऊपर बताओगे, जबकि हम लोग तो तुमसे भी झगड़ना साथ में ही चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के मामले में दिक्कत कहां आई? भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता नहीं मानी, लेकिन पाकिस्तान ने जब से थैंक यू बोला, उससे यह हो गया ना, एक पार्टी मान गई तो दूसरी पार्टी तो मान ही गई, क्योंकि भारत ने कह रखा था कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से गोलाबारी रोकेगा तो हमने तो पहले कह रखा है, हम युद्ध में थोड़ी उतरे, हम तो पनिशमेंट देने उतरे थे। यही जबरदस्ती में फिर से गोलाबारी कर रहे थे, इसलिए हम इनको जवाब दे रहे थे। कुल मिलाकर के चीन ने उस समय भी अमेरिका ने हमारे बीच में मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था। खैर, ये चर्चा चलते हुए ट्रोइका बीच में अटक गया था। ट्रंप का ये वो काल था जिस समय पर इन्होंने एक मध्यस्थता का राग छेड़ा था। मध्यस्थता नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि अमेरिका ने क्वाड का जाल फेंका। क्वाड का जाल असल में अमेरिका के नेतृत्व में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत को मिलाकर 4 देशों का एक समूह बनाना था, जिसका असल उद्देश्य काउंटर करना था चाइना को ही। क्वाड की बैठकें होती हैं। क्वाड की बैठकें कोरोना काल में होती हुई दिखाई देती हैं। समझ में आता है कि क्वाड किस तरह से बनाया जा रहा है।
एंटी चाइना बनाने का प्रयास किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ फिर जब नए राष्ट्रपति आते हैं उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात में बार बार यही कहा जाता है अमेरिका के द्वारा कि हम इंडिया चाइना बॉर्डर पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। मतलब भारत को यह उकसावा दे दिया जाता है कि अगर चाइना के साथ आप झगड़ोगे तो हम आपके साथ हैं। अमेरिका का भारत से जो प्रेम उजागर हुआ असल में वो चाइना के खिलाफत करने के कारण हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान के साथ में चीन का जो साथ है वो इसलिए कि चलो भाई हमारा कॉम्पिटिटर है भारत, चलो तुम्हारा साथ दे देते हैं। ऐसे ही अमेरिका को लगता है कि चीन हमारा कॉम्पिटिटर है, चलो भारत का साथ दे देते हैं। तो ये भारत के साथ ऐसे निकलकर अमेरिका उस बीच में आया था। चलो साहब, इसके बाद में क्या हमारे बीच में बातचीत हुई? बातचीतों का दौर 18वीं मीटिंग हुई, 19वीं मीटिंग हुई, 20वीं मीटिंग हुई, लेकिन ये बीच में अटक करके रह गई। अमेरिका इस बीच के अंदर बार बार भारत और चाइना को घसीटने का प्रयास करता रहा और क्वाड की बैठकें लगातार करता रहा। इस पर चीनी मीडिया ने इस क्वाड को इस तरह से दिखाया कि ड्रैगन की पूंछ पकड़ लो तुम लोग। चारों के झंडे लगाकर हाथ दिखाकर कहा कि लो ड्रैगन की पूंछ पकड़ लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। बकायदा ग्लोबल टाइम्स ने क्वाड का खूब मजाक बनाया, कहा कि अमेरिका इन सबको अपने साथ ले जाकर के हमारे खिलाफ करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा होगा कुछ नहीं। बकायदा ग्लोबल टाइम्स इसे दिखाता रहा कि चाइना को टारगेट करना अमेरिका का डेस्टिनेशन है, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, इस बात में भारत और चीन के बीच जब मामला बिगड़ा तो पुतिन क्या कर रहे थे? पुतिन इस बीच में पहले तो यह प्रयास कर रहे थे कि भारत और चीन के बीच दोस्ती कराई जाए, शांति स्थापित कराई जाए, लेकिन समय लेता है हर चीज। इसी तरह से भारत समेत इन दुनिया के 5 बड़े देशों का एक समूह है जिसका नाम ब्रिक्स है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने एक और आपस में कंसेंसस डेवलप किया था कुछ समय पहले, यानी कि आज से 2 साल पहले, और वो ये था कि हम लोग अमेरिका के डॉलर के मुकाबले कोई नई करेंसी ले आते हैं और उस करेंसी के अंदर ब्रिक्स करेंसी जैसा सामान ले आते हैं। जब हम ब्रिक्स करेंसी ले आएंगे, उस करेंसी को लाकर हम डॉलर को बाईपास कर देंगे। डॉलर को बाईपास करने का मतलब क्या हुआ कि अमेरिकी डॉलर के स्थान पर हम 5 देश मिलकर के अपनी करेंसी चलाएंगे, जिसे ब्रिक्स करेंसी नाम दिया जाएगा। ब्रिक्स करेंसी की बात ब्रिक्स में रशिया 2024 की जो बैठक हुई उस दौरान भी की गई। जब चर्चाएं इस कदर बढ़ने लगी कि ये 5 देश मिलकर के अमेरिका को काउंटर करने के लिए नई करेंसी का विचार कर रहे हैं, उस समय अमेरिका में फिर चुनाव थे। ट्रंप इस बार फिर से उम्मीदवार थे। ट्रंप ने यह मामला पकड़ लिया कि डॉलर को नीचा दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भाई साहब चुनाव के बाद ही यह घोषणा कर दी कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया तो मैं सब पर टैरिफ लाद दूंगा। इस बीच में ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज जुड़ते चले गए। आज 11 देश हैं जो ब्रिक्स संगठन के अंदर शामिल हो चुके हैं। कजान में 2024 के अंदर हुई इस बैठक में रूस ने भारत और चीन को नजदीक लाने का प्रयास किया। पुतिन के द्वारा इन दोनों को साथ लाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते दोनों के बीच में हाथ मिल गया। इस पर हमने सेशन 7 महीने पहले भी किया था और बताया था कि आफ्टर ऑल पुतिन कामयाब हुए और भारत और चीन का हैंडशेक करवा दिए। एक तरह से रूस को यहां पर बढ़त मिली और अमेरिका यहां पर पिछड़ता हुआ दिखा। हालांकि जब ट्रंप आए तो उन्होंने इस मित्रता के खिलाफ खुलकर बोला और कहा कि यदि तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग मिलकर हमारे डॉलर को नीचा दिखाओगे तो मैं तुम पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। यह बकायदा इनका ट्वीट है जो इन्होंने आते ही सबसे पहले मार डाला कि अगर ब्रिक्स कंट्री सोचते हैं कि मेरे खिलाफ करेंसी ले आएंगे तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, अमेरिका में माल बिकने नहीं दूंगा। ऐसे में हम जैसे देशों ने निकलकर कहा कि ऐसा फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, हम डॉलर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं तलाश रहे हैं। भारत इस समय पर सफाई दे गया। भारत से यही एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी? यह कहिए कि भारत की जो साधने की नीति है कि हम इसको भी साध लें, उसको भी साध लें, किसी का बुरा ना बने। अच्छा, दुनिया में यह होता आया है कि अगर आप सबके अच्छे हो ना तो आप किसी के अच्छे नहीं हो, आपको कोई ना कोई पक्ष लेना पड़ता है। अब एक ऐसा समय भारत को भी फील हो रहा है। भारत की, मैंने आपसे उस समय भी कहा था, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी कहा था कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा लूपोल कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है, और वो ये है कि हमें पक्षधर बनना पड़ेगा। हम जो मध्यम मार्गी बनकर चलते हैं, जब हमें मित्रों की तलाश होती है तो हमें भी मध्यम मार्ग दिखाने वाले मित्र आ जाते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा परम मित्र रूस भी खुलकर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसने भी हमें वही ज्ञान दे दिया कि जिस तरह आपने रशिया यूक्रेन के समय पर ज्ञान दिया था कि डिप्लोमेसी डायलॉग से पीस आती है, उसने भी हमें यही ज्ञान दे दिया
कि देखिए संवाद से चीजें सुधरती हैं, बातचीत कर लीजिए, क्या पता दोनों देशों के बीच शांति आ जाएगी। तो वो हमको शांति का पाठ वैसे ही पढ़ा गया जैसे हमने उसको रशिया यूक्रेन के केस में पढ़ाया। ऐसे ही इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में, इजराइल और हमास के संघर्ष में इजराइल भी हमें ज्ञान वही दे गया कि आतंक के खिलाफ हम आपके साथ दृढ़ता से खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने इजराइल को कहा था कि हम खड़े हैं। लेकिन तुर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ आए क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को पहले ही पक्षों में डाल रखा है। हां, पैसे वाला देख करके वो भले ही पिघल जाए कि अमेरिका के साथ जाना है कि चीन के साथ, लेकिन वैसे उसने अपने स्पष्ट तरीके बना रखे हैं कि इन देशों के साथ रहना है, इनके खिलाफ रहना है। खुल के बोलता है कि मैं इजराइल के खिलाफ हूं, खुल के बोलता है कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। इसका मतलब पाकिस्तान तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा स्टैंड लेता हुआ इन दिनों दिखाई दिया। वहीं भारत ने सबको साधने के चलते किसी को भी अपने साथ नहीं पाया, या कहिए सबसे सांत्वना पुरस्कार पाया कि वेल डन बेटे, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके साथ आपके जीतने के जश्न को साझा करने कोई नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, ऐसे में भारत ने इस समय जब यह कहा कि ब्रिक्स करेंसी के समय पर नहीं सर हमारा कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है, उसी समय पर ट्रंप को समझ में आ गया कि इनकी दूखती नस है टैरिफ। तो ट्रंप ने हमें टारगेट करना शुरू किया, टैरिफ किंग कहकर पुकारना शुरू किया कि बेटा अब एक डर गया। अच्छा, भय की एक बहुत बड़ी नियति है, भय की एक नेचर होती है, जो जितना डरता है उसको उतना डराया जाता है, जिसके अंदर जितना भय प्रवेश कर चुका है उसको उतना ही बड़ा किया जा सकता है। अमेरिका को यह समझ में आ गया था कि इंडिया टैरिफ किंग नाम से चिढ़ गया है, इसे लग रहा है कि पता नहीं अमेरिका हम पर कितना टैरिफ लगा देगा। इसके चलते हम अमेरिका के हर उस दुस्साहस को स्वीकार करते चले गए, भारत को हर जगह टैग कर देना, आप टैरिफ किंग हैं, आप सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। जबकि इन्होंने खुद कैलकुलेट किया तो हमारा नाम टॉप में नहीं था, लेकिन इन्होंने हमें फिर भी टॉपर ही कहा, सबसे ज्यादा टैरिफ आप ही लोग लगाते हो। खैर, ऐसे में भारत और चीन की नजदीकियां अमेरिका में आए ट्रंप के कारण बढ़ना शुरू होने ही वाली थी। भारत ने फिर एक गलती कर दी, और वो क्या था? चीन ने इस बीच में हमारे साथ हैंडशेक करने का प्रस्ताव दिया कि देखो साहब, मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूं, अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। भारत लेकिन उस समय पाकिस्तान को लेकर गुस्सा था कि तुम बेटा बड़े मौका परस्त हो, अब तुम्हारी हालत खराब हुई है तो तुम हमारा साथ चाहते हो, पाकिस्तान के मामले में तुम कुछ नहीं बोलते हो। तो हमने चीन को फिर से आंख दिखा दी कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। ऐसे में कुल मिलाकर अमेरिका हम पर टैरिफ घोषणा करने में कामयाब हुआ, और चीन का ऑफर हमारे पास होते हुए भी हमने उसको स्वीकार नहीं किया। कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि यूएस का टैरिफ दुनिया में कहर बन के बनपा, और इस बीच में चीन ने अपने पड़ोस में, भारत के पड़ोस में जो देश थे उनको टटोल लिया, चाहे मोहम्मद यूनुस हो या पाकिस्तान हो, उनके साथ उसने डील कर ली। कुल मिलाकर चीन ने भारत के दुश्मनों को, हालांकि उनके पास कोई कैलिबर नहीं है, फिर भी उन्हें दाना डालकर अपने पक्ष में करने का काम कर लिया। रूस बैठा बैठा ये सब चीजें देख रहा था कि भारत जैसा इतना बड़ा बाजार, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार, परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश, अब ये इस तरह से अगर संघर्षरत रहेगा तो सही नहीं है। इस समय रूस फिर से हमें एक तरह से बड़े भाई की तरह पाथ बियरर बनकर खड़ा है, साथ में खड़ा है और कह रहा है कि देखो भाई, फिर से एकजुट हो जाओ, जो आपने पहले प्रयास किए थे उनको वापस से शुरू करो, ट्राई का वापस से बनाते हैं, मिलकर के कुछ करते हैं। ऐसी स्थिति में रूस ने अभी जो यूक्रेन डिप्लोमेटिक जो रिबैलेंसिंग का काम चल रहा था उसे देख करके यह समझ लिया कि ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है, हमें सबको मिलकर के एकजुट होना पड़ेगा, और पुतिन ने उसके नजारे दिखाने शुरू कर दिए। क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि जो डराने वाला है, अगर उसे एक बार धमका दिया जाए ढंग से तो वो पीछे हट जाता है, और ट्रंप के साथ हुआ भी ऐसा। पहले चीन ने धमकाया कि हम तुम्हारे टैरिफ से डरने वाले नहीं हैं, ट्रंप पीछे सरक गए और सरक करके चीन को वापस से न्यूट्रलाइज कर दिए। इसी तरह से पुतिन ने धमकाया तो ट्रंप उन्हीं को भला बुरा कहने लगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो इन दोनों ने ट्रंप का डर जो है ना, वो दुनिया से निकालने का काम किया। जब दुनिया से निकालने का काम किया, तभी दुनिया की नजर में ये लोग लीडर बनकर दिखाई दिए। और हम जैसे जो देश हैं, जो दुनिया में बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी, रूस से बड़ी इकोनॉमी होकर के भी हमें लीडरशिप किसी और की अब चाहिए हो रही है, तो रूस ने हमें समझाया है कि भाई सुनो, तीनों लोग मिलते हैं और इसके लफड़े में मत फंसो, वापस से मिलते हैं, ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ विकल्प निकाल ही लेंगे, तीनों एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो फिर कोई हमारी लड़ाई का फायदा नहीं उठाएगा। बिल्कुल वैसे ही है कि अगर भारत और चीन वाकई में कभी विचार करके देखिए, अगर ये दोनों देश एक हो जाते हैं, हालांकि ये दोनों बहुत ही मुश्किल से संभव होगा, क्योंकि फिर तो दुनिया की तमाम ताकतें जुट जाएंगी इन दोनों को संघर्ष कराने के लिए, लेकिन अगर एक बार ये दोनों देश एक हो जाते हैं
तो ये बेचारे समुंदर ढूंढ ढूंढ करके, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा लेगा तो पाकिस्तान अरब सागर में डुबकी लगा लेगा, और अमेरिका तो पैसिफिक ओशन की तरफ झांकेगा तक नहीं कि देखना ही नहीं है, ये लोग तो गलत काम कर दिए हैं। मतलब इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी। मतलब भारत और चीन का झगड़ना दुनिया में बहुत से देशों के हित में है। इसी बीच में एक न्यूज इस समय पर ट्रेंड कर रही है, और खबर यह है, फेक खबर है हालांकि ये, कि रूस ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है। ऐसी न्यूज को स्पुतनिक ने ही अपनी तरफ से फैक्ट चेक करके कहा है कि ये फर्जी खबर है। तो आपके पास भी अगर ये खबर आई हो तो इससे प्रभावित आप ना हो, ये एडिशनल है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वाकई में भारत को चीन के साथ सोचना चाहिए कि हम इसके साथ आगे बढ़ें, और अमेरिका का जो राग फैला हुआ है क्योंकि वो सगा किसी का नहीं है, ऐसे में क्या ट्राइका का भविष्य है? क्या तीनों देशों को मिलकर के वाकई में एकजुट होना चाहिए? क्या भारत को अपनी डिप्लोमेसी पर विचार करने की आवश्यकता है? तमाम बातें आप विचार करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा सेशन पूरा होने के बाद में। और अपनी राय जो आप लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उन सब पर मैं रिएक्ट नहीं कर पाता हूं, लेकिन आपके राय को लोग बहुत पढ़ते हैं। जो आप लिखते हो ना, बहुत सी एजेंसीज आकर के आपकी चीजों को पढ़कर जाती हैं, तो अपनी राय को खुलकर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों से अवश्य साझा करें। साथियों, कल जो वेबिनार होने वाली थी बातें बाजार की पर और अपनी पाठशाला पर, उसे सोमवार को करेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो आपने जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो ज्वाइन रखें, सोमवार के दिन उस पर मुलाकात होगी। साथ ही साथ में हमारे जो कोर्सेज हैं अपनी पाठशाला पर, जो मेरा कोर्स आया हुआ है जिसमें हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं हमारे कोर्स के साथ में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको जीएस फाउंडेशन बैच के साथ मिल जाएंगे, और बातें बाजार की पर जो हमारा पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट का कोर्स है, ये भी आपको उपलब्ध है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।